बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कल 31वीं बरसी मनाई जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फलसफा था, जो मंशूर था, क्या उस पर आज दिन तक अमल दरामद हो सका या नहीं। भुट्टो साहब की सियासत क्या थी, बेनज़ीर भुट्टो की क्या सियासत थी, और जो ये दोनों की सियासत का हमने जिक्र किया, इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी की इस वक्त क्या सियासत है, क्या वो असल पीपल्स पार्टी की इस वक्त नुमाइंदगी करते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको चलने नहीं देती, और आज की पीपल्स पार्टी कहती है अगर इनके खिलाफ कोई साजिश हुई तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता फेडरेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम पॉइंट्स पे गुफ्तगू करेंगे और पीपल्स पार्टी का जो असल मंशूर था, जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम है, उस पे पीपल्स पार्टी ने किस हद तक अमल दरामद किया और अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस पार्टी ने क्या किया। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम मजहर अब्बास साहब, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं, ARY न्यूज़ के 2 टॉक प्रोग्राम भी करते हैं ARY न्यूज़ पे। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मुबशर हसन साहब, साबिक वफाकी वजीर खजाना रह चुके हैं भुट्टो कैबिनेट में। महराज मोहम्मद खान साहब हमें कराची से ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं। और प्रोग्राम में बात कोशिश करेंगे मुमताज अली भुट्टो साहब से भी, चेयरमैन है सिंध नेशनल फ्रंट के और बानी मेंबर्स में शामिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मजहर साहब, आपसे जाना चाहेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम जिक्र करें, आज की पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के दौर की पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है। जो 1973 का मुतफिका आइन भुट्टो साहब ने दिया था और आज जो 18वीं तरमीम होने जा रही है, आपको क्या लग रहा है, कुछ ममासलत दिखाई देती है? देखिए, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का सफ़र डॉक्टर मुबशर हसन के घर से शुरू हुआ था 1967 में जी। और जो पहली एक तरह से जो पहला इजलास हुआ था वो भी उन्हीं के घर पे हुआ था। और उसमें बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन जितनी जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रो किया, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई भी सियासी जमात ने इतनी जल्दी इतने कम अरसे में एक सेंट्रल स्टेज पे कभी भी नहीं आई। और उसकी बुनियादी वजह खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत थी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बाय फार ही वॉज द मोस्ट गिफ्टेड पॉलिटिशियन। और बहुत सी खामियां भी होती हैं हर सियासतदान में, भुट्टो साहब में भी बहुत सी खामियां थी, लेकिन आज भी पाकिस्तान में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे किताब लिखी जाती है, चाहे वो उनकी मुखालफत में हो या उनकी हिमायत में, वो बिकती है। इसलिए भुट्टो की शख्सियत आज भी डिबेट की जाती है। आज भी पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो को आउट नहीं किया जा सकता। और उनकी उस लेगेसी को बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत अच्छे अंदाज में चलाया, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने वही जेल काटी, वही नजरबंदी काटी, वही जिलावतनी काटी, मुकाबला किया, डट कर किया, और उसके बाद वही उसी तरीके से शहादत पाई बेनज़ीर। तो बेनज़ीर भुट्टो का आज की जनरेशन में उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना 70 की जनरेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। अब सदर जरदारी साहब की जात पे अगर हम आ जाएं, अब तीसरी अब नस्ल को सदर आसिफ अली जरदारी का जो सफर है वो बुनियादी तौर पे 87 के बाद से शुरू होता है, जब वो बेनज़ीर भुट्टो से शादी करते हैं। तो उनका सफर कोई पॉलिटिकल इनिंग्स उनकी स्टार्ट होती है बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद। और उसके बाद उनकी शख्सियत में बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं, और बेइंतहा कंट्रोवर्सीज, करप्शन के चार्जेस, और उसके अलावा बहुत से उनके दोस्तों के हवाले से बहुत सी चीजें आई। तो वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे, लेकिन वो बेनज़ीर भुट्टो से, जाहिर है बेनज़ीर भुट्टो के शौहर होने की वजह से और बेनज़ीर भुट्टो की इतनी पुरअसर शख्सियत थी कि आसिफ अली जरदारी की शख्सियत बिल्कुल पीछे रही। और जब 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल इनिंग्स अगर हम कहें तो उसके बाद शुरू होती है सही मानों में। उसमें हम देखते हैं कि उन पे बेवफाई का जो है इल्जाम लगाया गया, उन पे बहुत सी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को 70 के बाद अगर हम कहें तो पीपल्स पार्टी का सदर भी मुंतखब करवाया, वजीर आजम भी मुंतखब करवाया, और एक आइन की जो शुरू में पॉइंट उठाया था 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये दो चीजें उनके इसमें जाएंगी, यकीनन जाएंगी अगर ये 18वीं तरमीम जारी होती है, कि वो पाकिस्तान के पहले सदर होंगे जो अपनी पावर्स हैंड ओवर कर रहे हैं पार्लियामेंट को। और दूसरी चीज ये कि ये उनका तीसरा खिताब होगा जॉइंट सेशन से जो पीसफुल जाएगा। पाकिस्तान में किसी सदर का खिताब जो है वो पीसफुल नहीं गया है।
تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا گو مشرف گو کے نعرے لگتے رہے، گو بابا گو کے نعرے لگتے رہے. بالکل جنرل ضیاء الحق کے خلاف تو مین پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ ہی نہیں لیا تھا، اس میں سے وہ نہیں تھی. تو اس لحاظ خود ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی جو اپوزیشن تھی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن تھی، اس طرح وہ تو اس لحاظ سے وہ یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں. ابھی لیا ہے یا نہیں ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، مظہر صاحب نے شروع میں کہا کہ آپ کے گھر پہ بنیاد پڑی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 24 رکنی کمیٹی اس وقت بنائی گئی تھی جس نے 1973 کے آئین کو ایک متفقہ آئین دیا تھا بھٹو صاحب کی قیادت میں. اور آج کے دور کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، 2010 کی بات کرتے ہیں، تو 18th امینڈمنٹ کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ 1973 کے آئین کو اصل شکل میں لایا جا رہا ہے. آپ جو ایک مختلف ادوار گزرے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب سے لے کے زرداری صاحب تک، اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی بات آسمان نہیں کی جا سکتی جب تک پیپلز پارٹی کی فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ، پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو، پیپلز پارٹی کی پالیسی کا ذکر نہ ہو. پیپلز پارٹی کچھ نہیں تھی، ذوالفقار علی بھٹو کچھ نہیں تھا. اگر یہ نکال دو کہ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے خلاف تھا، وہ سامراج کے خلاف تھا، وہ تیسری دنیا کے حق میں تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی آزادی کے لیے تھا. دوسری بات، ذوالفقار علی بھٹو معیشت میں اسٹیٹ سیکٹر چاہتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نیشنلائزیشن کے حق میں تھا. پیپلز پارٹی نیشنلائزیشن کے حق میں تھی. تیسری بات، ذوالفقار علی بھٹو عوامی بات کرتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو مزدور کی، کسان کی، ان کی بہتری کی بات کرتا تھا. آپ یہ نکال دیجئے تو کہاں ہے ذوالفقار علی بھٹو، کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ اب 1973 کا آئین جو تھا اس کے پیچھے یہی پاور تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پاور، اس کی پارٹی کی پاور، کہ سب کو ایک ساتھ لے آئے. جس نے جو صوبے نے جو کہا وہ منظور کر لیا، اور اس طرح 73 کا آئین بنا. اور جو بہت بڑی بات تھی جو متفقہ طور پہ بنا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا زوال شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی کو اندر سے زوال شروع ہوا، لیکن دشمن نے پیپلز پارٹی کو اپنا دشمن جانا اور اسے نکال